मंच पर 3,000 से ज्यादा युवा पुरुषों और महिलाओं ने असेसमेंट में भाग लिया। उनमें से प्रत्येक ने अपना ओरिजिन कोर खोला था और स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। हालांकि जो सफल हुआ वह एक अज्ञात व्यक्ति था। तो क्या इसका मतलब यह है कि असली प्रतिभा अभी तक सामने नहीं आई है? क्या यह सच है? पहले असेसमेंट में भाग लेने के लिए बुलाए जाने का मतलब था कि एकेडमी ने पहले ही उनकी स्क्रीनिंग कर ली थी। इसका मतलब था कि जो लोग पहले स्थान पर आए थे, उनके प्रतिभाशाली होने की संभावना अधिक थी। सभी ने सोचा कि पहला स्थान इस समूह से आएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से किसी और ने बढ़त ले ली। सभी लोग मंच के नीचे खड़ी भीड़ की ओर देखने लगे। वहां हजारों लोग थे। घनी भीड़ में सभी अपनी आंखें बंद करके बिखरी हुई स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। ये बताना असंभव था कि कौन सफल हुआ और कौन नहीं। 9 ड्रैगन स्तंभों पर एक निशान छोड़ने के लिए सबसे पहले इस व्यक्ति को पहली बार स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा का सामना करना होगा। दूसरे, उन्हें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होना चाहिए जिसने अपना ओरिजिन कोर खोला है। अन्यथा भले ही वे इसे अवशोषित कर लें, वे इसे रोक नहीं पाएंगे और अंततः वो नष्ट हो जाएगा। वाइस प्रिंसिपल ने अपनी शर्मिंदगी को दबाते हुए कहा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। केवल वे ही लोग जो स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा का पहली बार सामना करते हैं, वे ही अपनी छाप छोड़ पाते हैं। इसीलिए सभी पुराने छात्रों को बाहर रखा जा सकता है। दूसरी शर्त के आधार पर यह स्पष्ट था कि सोनाक्षी को पार करने वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति पहले असेसमेंट से छूटे हुए नामों में से था। यदि कोई व्यक्ति मंच पर उपस्थित हुए बिना बिखरी हुई स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को इतनी शीघ्रता से अवशोषित कर सकता है, तो वहां पहुंचने के बाद वह कितना शक्तिशाली होगा? आवश्यक रूप से नहीं। एल्डर राजू ने सभी के विचारों को देखते हुए अपना हाथ हिलाया। एक स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को जल्दी से अवशोषित करने का मतलब जरूरी नहीं कि उच्च प्रतिभा हो। अंतिम स्कोर हमेशा ओरिजिन कोर की क्षमता पर निर्भर करता है। महान बुजुर्ग सही कह रहे हैं, एल्डर लोकी ने समझदारी से मुस्कुराते हुए कहा। सिर्फ स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करना बहुत यादृच्छिक है। उदाहरण के लिए, अगर ऊर्जा शारीरिक बनावट से मेल खाती है, तो ओरिजिन कोर इसे अस्वीकार नहीं करता है। या ऊर्जा सिर्फ उनके साथ संगत होती है। ये स्थितियां त्वरित सफलता की ओर ले जा सकती हैं, लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं है। अगर कोई एक ही गति से दो या उससे ज्यादा को परिष्कृत कर सकता है, तो उसे सच्चा प्रतिभाशाली माना जा सकता है। इस बिंदु पर एल्डर लोकी ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, हर कोई निश्चिंत रहे। असली प्रतिभा निश्चित रूप से मंच पर दिखाई देगी। हम गलत चुनाव नहीं करेंगे। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, एक अजीब सी आवाज ने बीच में टोका, दूसरे बुजुर्ग, आप 9 ड्रैगन स्तंभों पर एक बार फिर से नजर क्यों नहीं डालते? फिर से देखने से कुछ नहीं बदलेगा। एक स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करने का मतलब है कि 9वीं क्लास की प्रतिभा। क्या? एल्डर लोकी ने उपहास किया, लेकिन जब उसने खंभे पर लिखे शब्दों को देखा,
तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बोलने का उसका प्रयास अचानक रुक गया और अचानक रुकने के कारण उसने बत्तख की क्वक जैसी आवाज निकाली। पत्थर के खंभे पर लिखे शब्द फिर से बदल गए थे। नाम, दर्ज नहीं, परिष्कृत, दो स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के हिस्से। इतनी तेजी! एल्डर लोकी का चेहरा लाल हो गया, मानो उसे थप्पड़ मारा गया हो। उसने अभी अभी दावा किया था कि वे गलत चुनाव नहीं करेंगे और दो को परिष्कृत करना प्रतिभा का प्रतीक होगा। इस व्यक्ति ने तुरंत उसे गलत साबित कर दिया। दो सिर्फ मध्यम प्रतिभा दिखाते हैं, असली प्रतिभा होने से कोसों दूर। एल्डर लोकी ने हार मानने से इनकार करते हुए अपने दांत पीस ली। मैंने भी एक बार थोड़े समय में 4 स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को परिष्कृत किया था और अपना नाम बनाया था। तभी अजीब सी आवाज फिर से बोली, आह, अब तो 4 हैं। एल्डर लोकी की आंखें फड़कने लगीं, जैसे वह खुद को छुपाने के लिए कोई खाई ढूंढ रहा था। स्तंभ का रिकॉर्ड सचमुच 4 हो गया था और वह चमकने लगा था। कुछ ही सांसों में इस व्यक्ति ने 4 स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को परिष्कृत कर लिया था। क्या वे सचमुच मंच के नीचे थे? मंच पर नहीं। एक लंबे विराम के बाद एल्डर लोकी ने फिर से कहा, 7वीं कक्षा तक पहुंचने के लिए बिखरी हुई ऊर्जा को अवशोषित करना महत्वपूर्ण प्रतिभा को दर्शाता है। लेकिन क्या अफसोस है? आप ऐसा क्यों कहते हैं? दूसरे एल्डर, एक शिक्षक ने उत्सुकता से पूछा। 7वीं क्लास की प्रतिभा प्रभावशाली थी, इसे दयनीय क्यों कहें? एल्डर लोकी ने श्रेष्ठता के भाव के साथ समझाया, स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा का पहला अवशोषण सबसे प्रभावी है, दूसरा कम है और तीसरी बार तक इसका प्रभाव कम हो जाता है। हर कोई यह जानता है ना? सभी ने सिर हिलाया। नए विद्यार्थियों को मंच पर ओरिजिन पूल मूल्यांकन से गुजरने का कारण यही था। एल्डर लॉकी ने आगे कहा, 9 ड्रैगन स्तंभ डेस्टिनी डिस्क के साथ मिलकर स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए एक सरणी बनाते हैं और ऊर्जा रिसाव को रोकने के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करते हैं। यही कारण है कि असेसमेंट मंच पर आयोजित किए जाते हैं। बाहर भले ही कुछ ऊर्जा लीक हो, ये न्यूनतम है। कुल मिलाकर 10 स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को इकट्ठा करना भी मुश्किल है। इस व्यक्ति ने एक बार में 4 को अवशोषित कर लिया है। मुझे लगता है कि यह उनकी सीमा है। भले ही वे अधिक अवशोषित करना चाहते हों, लेकिन पर्याप्त ऊर्जा नहीं हो सकती है। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की कमी से उनकी क्षमता रुक गई है। क्या यह अफसोस की बात नहीं है? यह सच है। हमें क्या करना चाहिए? क्या हम किसी तरह उनकी मदद कर सकते हैं? ऐसी प्रतिभा को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। सभी के चेहरे पर चिंता के भाव दिखें। यदि किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को इसलिए बर्बाद कर दिया जाए क्योंकि उसे मंच पर जाने के लिए पहले नहीं चुना गया, तो ये बहुत बड़ी क्षति होगी। बहुत देर हो चुकी है। एल्डर लोकी ने अपना सिर हिलाया। 4 शायद उनकी सीमा है। आगे बढ़ना मुश्किल है। उसके समाप्त होने से पहले ही 9 खंभे एक साथ चमकने लगे। उत्तरी खंभे पर पहले से तय संख्याएं अचानक बदल गईं। सभी खंभों पर दिखाई देने लगीं और बेतहाशा उछलने लगीं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16। गति आश्चर्यजनक थी। डॉट 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 एल्डर लोकी पूरी तरह से हैरान रह गए। क्या यह अभी भी एक ओरिजिन पूल असेसमेंट था? और कौन इतनी तेजी से ऊर्जा को परिष्कृत कर सकता है? 16, यह तो 5वीं क्लास की प्रतिभा है। और वे मंच पर आए बिना ही 5वीं क्लास तक पहुंच गए। न केवल एल्डर लॉकी स्तब्ध था, बल्कि सभी अन्य शिक्षक भी हैरानी महसूस कर रहे थे। उन्होंने पहले भी प्रतिभाशाली व्यक्तियों को देखा था, लेकिन कभी इतना प्रतिभाशाली नहीं देखा था। यह अब ऊर्जा शोधन नहीं था, ये डकैती थी। डकैती। ऐसा लगता है कि अभी भी अपनी सीमा पर नहीं पहुंचा है। जैसे ही सभी लोग सदमे से सुन्न हो गए, किसी और ने चिल्लाकर कहा। सभी ने फिर से ऊपर देखा। बोलने की इच्छा खो दी। 9 ड्रैगन स्तंभों पर चमकदार संख्याएं 16 पर ही नहीं रुकी। वे टिमटिमाती रहीं और जल्दी ही 20, 25, 27, 30, 50 तक पहुंच गईं। 1 मिनट से भी कम समय में यह 100 तक पहुंच गया। क्या यह हो सकता है कि व्हाइट रॉक एकेडमी एक क्लास 1 की प्रतिभा का उत्पादन करने जा रही है? अज्ञात समय के बाद एक कांपती हुई आवाज ने मार्शल आर्ट मैदान में सन्नाटा तोड़ा। एक क्लास 1 का प्रतिभाशाली व्यक्ति ओरिजिन पूल असेसमेंट के दौरान स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के 256 हिस्से को परिष्कृत कर सकता है। हालांकि इस व्यक्ति की संख्या अभी भी कम थी, लेकिन वे मंच के नीचे से ऐसा कर रहे थे। यदि वे मंच के बाहर 100 से अधिक तारों को बलपूर्वक अवशोषित और परिष्कृत कर सकते हैं, तो मंच पर 200 तक पहुंचना कितना कठिन होगा? अगर हम उन्हें छात्र के रूप में ले सकें, यह जानकर सभी की आंखें उत्साह से चमक उठीं। क्लास 1 का प्रतिभाशाली छात्र, टीचर को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी और फिर भी वह महान सफलता प्राप्त कर सकेगा। वह छोटा सा प्रांगण जहां व्हाइट रॉक एकेडमी के डीन रहते थे, आमतौर पर शांत रहता था और वहां बहुत कम लोग आते थे। लेकिन अब दरवाजे पर तेज दस्तक हो रही थी। जगीरा, क्या हो रहा है? अगर आज तुम मुझे कोई अच्छा कारण नहीं बताओगे, तो तुम सीधे टांग नहीं जाओगे। कुछ ही देर बाद डीन कालपुत्र ने गुस्से से भरा चेहरा दिखाते हुए दरवाजा खोला। वह 7 सितारे एक्सपर्ट थे, जो व्हाइट रॉक सिटी के शीर्ष व्यक्तियों में से एक थे। उनकी प्रभावशाली उपस्थिति के कारण किसी के लिए भी बोलना मुश्किल हो गया था। डीन, आज हम ओरिजिन पुल असेसमेंट कर रहे हैं। जगीरा ने अपने होंठ काटे, लेकिन अंततः बोल पड़े। डीन कालपुत्र ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे याद है कि मैंने कहा था कि हम इस साल छात्रों को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे तुच्छ मामलों की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जगीरा ने हकलाते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन अगर डीन को इस बार के परिणामों के बारे में पता चला, तो आप अपना विचार बदल सकते हैं। कालपुत्र ने उत्तर दिया, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट हुआ हो जिसने 16 स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को परिष्कृत किया हो? 5वीं श्रेणी की प्रतिभा दुर्लभ है, लेकिन यह मेरे लिए अपना विचार बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। जगीरा ने धीमी आवाज में बोला, उससे भी अधिक, उससे भी अधिक। डीन काल थोड़ा चौंक गए। उसके बाद उन्होंने धीमी आवाज में बोला, तो उसने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के 25 भाग अवशोषित कर लिए होंगे। जगीरा 1 मिनट के लिए हिचकिचाया,
और फिर बोला, उससे भी ज्यादा। डीन काल थोड़ा चौंक गए। उसके बाद उन्होंने धीमी आवाज में बोला, तो उसने कितनी ऊर्जा अवशोषित की। जगीरा ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट दिखाई और फिर संकोच से बोला, 100 से अधिक। कालपुत्र हैरान रह गया। जगीरा ने आगे कहा, अब तक 9 ड्रैगन स्तंभों में 100 से अधिक किस्में दिखाई दे रही हैं और यह बंद नहीं हुई है। अरे डीन, आप कहाँ जा रहे हैं? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, डीन काल तेजी से बाहर निकल गए। मार्शल आर्ट फील्ड में। डीन काल ने तुरंत प्रवेश ली। जगीरा दंग रह गया। डीन, क्या आपने नहीं कहा था कि आप इस वर्ष छात्रों को स्वीकार नहीं करेंगे? मैं बस एक नजर डालने जा रहा हूं। मैंने यह नहीं कहा कि मैं उन्हें स्वीकार करूंगा। इसके अलावा, अगर वे वास्तव में मेरे छात्र बनने के लिए उत्सुक हैं, एक शिक्षक के रूप में, तो मना करना सही नहीं होगा, है ना? काल ने कहा। उसके कदम तेज थे और जल्द ही वह नजरों से ओझल हो गया। 7वीं क्लास, 6ठी क्लास और 5वीं क्लास की टैलेंट भी पीछे छूट जाती है, लेकिन यह दूसरी क्लास टैलेंट के करीब थी। मैं उन्हें कैसे नहीं ले सकता था, उसने सोचा, और तेजी से चलते हुए एक झटके में स्टैंड पर पहुंच गया। डीन! उनका आगमन देखकर वाइस प्रिंसिपल केशव और अन्य लोग तुरंत खड़े हो गए और सलामी दी। हाँ, डीन काल ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया, उनके अभिवादन को बाधित करते हुए। अब कैसा है? वाइस प्रिंसिपल केशव ने जवाब दिया। पहले ही 205 किस्में परिष्कृत कर ली गई हैं और अभी भी बढ़ रही हैं। डीन काल थोड़ा कांप उठा। 200 से अधिक किस्में? क्या आप कह रहे हैं इस प्रतिभाशाली व्यक्ति में क्लास 1 की टैलेंट हो सकती है? वाइस प्रिंसिपल केशव, एल्डर लोकी और एल्डर राजू सभी ने बार बार सिर हिलाया। शुरू में तो वे बढ़ती संख्या से हैरान थे, लेकिन अब वे इससे स्तब्ध थे। 1 धागा, 2 धागे, 4 धागे, 8 धागे और अब 200 से अधिक धागे। इसने लगातार उनकी समझ और कल्पना को चकनाचूर कर दिया, जिससे उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे। उनका नाम क्या है? सोनाक्षी राशि मिताली। अपनी सांस रोककर डीन काल ने पूछा। उसने इन प्रतिभाशाली लोगों के बारे में सुना था, इसलिए अगर कोई सबसे अलग होगा तो वह संभवतः उनमें से एक होगा। वाइस प्रिंसिपल केशव ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, इनमें से कोई नहीं, यह एक दर्शक है। कोई दर्शक? डीन काल दंग रह गया। उलझन में पड़कर उन्होंने वाइस प्रिंसिपल केशव को आगे की ओर इशारा करते हुए देखा। डीन, बेहतर होगा कि आप स्वयं ही देख लें। डीन काल ने बिना कोई और सवाल पूछे मुड़कर 9 पत्थर के खंभों की ओर देखा। यकीनन एक खंभे के शीर्ष पर शब्दों की एक श्रृंखला दिखाई दी। नाम दर्ज नहीं, परिष्कृत। 217 किस्में। कुछ ही सांसों में अन्य 12 किस्में परिष्कृत हो गईं। रिकॉर्ड नहीं किया गया। डीन काल को आखिरकार समझ में आ गया कि वाइस प्रिंसिपल केशव ने ऐसा क्यों कहा था। रिकॉर्ड नहीं किया गया का मतलब था कि वह व्यक्ति मंच पर नहीं था, बल्कि उसके नीचे था। वह दर्शक सदस्य के अलावा और क्या हो सकता था? इसमें कोई गलती नहीं है। अन्य स्तंभों पर नजर डालें तो अभी तक एक भी नाम सामने नहीं आया है। इसका अर्थ यह था कि उनके द्वारा चयनित तथा कथित प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से कोई भी स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के एक भी रेशे को परिष्कृत करने में सफल नहीं हो पाया था, जबकि एक दर्शक ने 217 रेशों को परिष्कृत कर लिया था। अंतर बहुत बड़ा था। यह सिर्फ खराब दृष्टि का मामला नहीं था, यह पूर्ण अंधेपन का मामला था। ये ऐसा था कि कोई अमीर आदमी 10 किलो आलू लेने गया हो
और एक ऑटो वाले ने 200 किलो आलू खरीदकर अमीर आदमी को उसकी औकात दिखा दी हो। डीन के रूप में भी डीन काल को शक्तिहीनता का गहरा एहसास हुआ। अपने सदमे को दबाने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए वह खुद को रोक नहीं सका और पूछा, क्या आपको पता चला है कि वह वास्तव में कौन है? नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और यहाँ बहुत अव्यवस्था है। हर कोई अभी ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है और अगर हम जल्दी में वहां पहुंच गए तो यह उन्हें परेशान कर सकता है। मुझे चिंता है कि किसी भी व्यवधान के कारण इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को अनावश्यक दुर्घटनाएं हो सकती हैं। वाइस प्रिंसिपल केशव ने अपनी चिंता व्यक्त की। आपका सतर्क रहना सही है। डीन काल ने सिर हिलाया। ओरिजिन पूल असेसमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। यदि इसमें बाधा डाली जाती है तो इससे ओरिजिन पूल सिकुड़ सकता है, जिससे बाद में इसकी पूरी क्षमता तक विस्तार करना लगभग असंभव हो जाएगा। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को ओरिजिन पूल में अवशोषित करना एक परिष्कृत प्रक्रिया और विकास प्रक्रिया है। इसे बाधित करना हर तरह से हानिकारक होगा। यही कारण है कि किसी भी शिक्षक को यह पता नहीं चला कि यह अभ्यासी कौन था। यह देखकर कि डीन उसकी बात से सहमत है, वाइस प्रिंसिपल केशव ने राहत की सांस ली और आगे कहा, यह प्रतिभाशाली व्यक्ति पहले ही 200 से अधिक स्रोत ऊर्जा के तंतु अवशोषित कर चुका है। चूंकि 256 पॉइंट क्लास 1 की टैलेंट का निर्माण करते हैं, भले ही उनकी प्रतिभा असाधारण हो, वे जल्द ही अपनी सीमा तक पहुंच जाएंगे। फिर हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन पहले अवशोषित करना बंद कर देता है। अच्छा विचार है, चलो ऐसा करते हैं। डीन काल ने संतुष्टि में सिर हिलाया और फिर से 9 स्तंभों की ओर देखा। डेस्टिनी डिस्क से जुड़े खंभों ने एक विशेष सरणी बनाई जो लगातार स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को मंच पर तरंगों की तरह डाल रही थी। इन तरंगों में डूबे 3000 छात्रों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक दर्शक सदस्य ने पहले ही 200 से ज्यादा किस्में परिष्कृत कर ली थीं, जबकि वे अभी भी सिर्फ एक के साथ संघर्ष कर रहे थे। बाहर भीड़ को फिर से देखते हुए उसने वही देखा जो दूसरे एल्डर ने कहा था। 9 खंभों ने ऊर्जा को कसकर बंद कर दिया था और केवल एक पतली परत एक हल्के घूंघट की तरह हवा में तैर रही थी। सिर्फ बिखरी हुई ऊर्जा से 200 से ज्यादा धागों को परिष्कृत करने में सक्षम होना, यह प्रतिभा वास्तव में भयानक है। डीन काल ने आश्चर्यचकित होकर कहा। उसकी आंखों में एक विचार चमक उठा। चूंकि ऐसा है तो क्यों न हम उनकी मदद करें, उनकी नींव को और भी मजबूत बनाएं। मदद? कैसे? वाइस प्रिंसिपल केशव ने हैरान होकर पूछा। सरल, डीन काल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि खंभे ऊर्जा को लॉक कर रहे हैं, इसलिए हम एक गैप खोल देंगे जिससे ऊर्जा अधिक स्वतंत्र रूप से बाहर निकल सकेगी। इस तरह वे तेजी से और अधिक स्थिरता से अवशोषित कर सकते हैं। वाइस प्रिंसिपल केशव ने सिर हिलाया। यह बात तो सही है, मैं इसे आप पर छोड़ता हूं डीन। ठीक है, डीन काल ने सिर हिलाया, एक खंभे के पास गया, अपनी मुट्ठी बंद की और उस पर जोर से मारा। पूरा स्तंभ थोड़ा हिल गया और उसे भाग्य डिस्क से जोड़ने वाली 9 प्रकाश किरणें तरंगित हो गईं। एक पल में सीलबंद सफेद धुंध को एक रास्ता मिल गया और वह लगातार बाहर निकलती रही, मंच के बाहर अभ्यासियों को घेरती रही। यह हो गया। डीन काल ने सिर हिलाया, स्टैंड की ओर लौटने के लिए मुड़ा, लेकिन देखा कि एल्डर लॉकी, एल्डर राजू श्रीवास्तव, वाइस प्रिंसिपल केशव और अन्य लोग स्तंभ के शीर्ष पर घबराहट से घूर रहे थे। उनकी आंखें बड़ी हो गई थीं और शरीर कांप रहे थे। क्या हुआ?
उनकी प्रतिक्रिया देखकर डीन काल पीछे मुड़े बिना नहीं रह सके। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वे वहीं जम गए। 9 ड्रैगन स्तंभों के शीर्ष पर यह संख्या 217 थी, लेकिन यह 257 हो गया। यहां तक कि कालपुत्र भी अपने सारे अनुभव के बावजूद अभिभूत महसूस कर रहा था। ओरिजिन पूल असेसमेंट की सीमा 256 पॉइंट थी, लेकिन पिलर पर संख्या 257 तक पहुंच गई थी। डीन, ऐसा लगता है यह अभी खत्म नहीं हुआ है। कालपुत्र जैसे ही बोलने के लिए बहुत सदमे में था, भीड़ से एक कांपती हुई आवाज आई। डीन ने ऊपर देखा और उसे फिर से चक्कर आने लगा। 258, 249। स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा के निरंतर प्रवाह के साथ अपंजीकृत छात्र तूफान में एक ड्रैगन की तरह लग रहा था, जो तेजी से ऊपर उठ रहा था। संख्या पहले से भी अधिक तेजी से बढ़ी और सिर्फ 1 दर्जन सांसों में यह 500 को पार कर गया और 1000 की ओर बढ़ रहा था। आकाश में मौजूद डेस्टिनी डिस्क किसी के द्वारा स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को इतनी जल्दी अवशोषित करने के लिए तैयार नहीं थी। यह तेजी से घूमी, एक चमकदार लाल रोशनी छोड़ी और अगले ही पल स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की एक अंतहीन धारा नीचे गिर गई। जैसे जैसे और ऊर्जा नीचे उतरती गई, 9 ड्रैगन स्तंभों पर बहुत ज्यादा वजन दिखाई देने लगा, जैसे कि वे कई दुनियाओं को ढो रहे हों। उनसे एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज निकली और जमीन थोड़ी थोड़ी हिलने लगी। क्या चल रहा है? ओरिजिन पूल असेसमेंट के सभी वर्षों में किसी ने भी ऐसी स्थिति नहीं देखी थी। शिक्षक अवाक रह गए, अपने मन में उत्तर खोजने लगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि किसी भी किताब में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। यहाँ तक कि वाइस प्रिंसिपल भी भौंचक के रह गए और थोड़ी देर बाद खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, डीन, इसमें एक विसंगति है। क्या हमें असेसमेंट रोक देना चाहिए और किसी अन्य दिन जारी रखना चाहिए? डीन, डीन! उसने 2 बार आवाज लगाई, लेकिन काल ने कोई जवाब नहीं दिया। वाइस प्रिंसिपल ने पलटकर देखा और दंग रह गया। काल, जो अभी तक बहुत अधिकारपूर्ण बातें कर रहा था, अब ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई चौंकाने वाली बात याद आ गई हो। उसकी पुतलियां अब विश्वास से चौड़ी हो गई थीं और उसके हाथ कांप रहे थे। डीन, कुछ गड़बड़ होने के डर से उसने फिर से आवाज लगाई, लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाता, डीन की आवाज गूंजी। क्या यह हो सकता है कि यह स्वर्ग के 9 ड्रैगन हैं? स्वर्ग के 9 ड्रैगन! वाइस प्रिंसिपल हैरान था। एल्डर राजू, लोकी और अन्य लोग भी भ्रमित दिखे, यह महसूस करते हुए कि सीमित ज्ञान के कारण उन्होंने इसके बारे में नहीं सुना होगा। लू मिंगरोंग ने गहरी सांस ली, अपने सदमे को दबाया और समझाया, ओरिजिन पूल ओरिजिन एनर्जी की प्रैक्टिस का आधार है। जैसा कि हम जानते हैं, इसे 9 ग्रेड में विभाजित किया गया है। हमारी व्हाइट रॉक एकेडमी छात्रों को यह सिखाती और सिखाती है। सभी ने सिर हिलाया। ओरिजिन पूल सामान्य ज्ञान था, यहाँ तक कि सड़क पर रहने वाले बच्चों को भी पता था। लेकिन जो आप नहीं जानते वो ये है कि काल ने आगे कहा, क्लास 1 से ऊपर संत ग्रेड है। संत ग्रेड? वाइस प्रिंसिपल ने पूछा। कालपुत्र ने सिर हिलाया। हाँ, ये जीनियस, जब वे पहली बार स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तो न केवल 256 पॉइंट को पार कर सकते हैं,
बल्कि आसानी से 500 पॉइंट को भी पार कर सकते हैं, क्योंकि वे इतनी तेजी से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। साधारण डेस्टिनी डिस्क पर्याप्त शक्ति की आपूर्ति नहीं कर सकती है, जिससे एक छिपी हुई सरणी सक्रिय हो जाती है। 9 ड्रैगन स्तंभ सहयोग करेंगे और भी अधिक ऊर्जा खींचेंगे। इस घटना को स्वर्ग के 9 ड्रैगन के रूप में जाना जाता है। अचानक सबको सब समझ आ गया। वाइस प्रिंसिपल को अंततः डीन के आश्चर्य का कारण समझ में आ गया और वह पूछे बिना नहीं रह सका। डीन, क्या आपका मतलब है कि इस अपंजीकृत छात्र में संत ग्रेड की प्रतिभा हो सकती है? क्लास 1 टैलेंट पहले से ही अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थी। पूरे राज्य में इसे पाना लगभग असंभव था। संत ग्रेड और भी अधिक शक्तिशाली और भयानक होगा। हाँ, कालपुत्र ने सिर हिलाया। हालांकि संत ग्रेड प्रतिभा होना जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। आपका क्या मतलब है? इस बार न केवल वाइस प्रिंसिपल केशव उलझन में था, बल्कि सभी शिक्षक भी हतप्रभ थे। क्या उच्च प्रतिभा सदैव बेहतर नहीं होती? संत ग्रेड प्राप्त करना अत्यंत वांछनीय होना चाहिए, तो डीन ने ऐसा क्यों कहा? उनकी उलझन को देखते हुए कालपुत्र ने कुछ भी नहीं छिपाया और आगे कहा, जब स्वर्ग के 9 ड्रैगन को ट्रिगर किया जाता है तो उतरती हुई स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा मात्रा और गति दोनों में बढ़ जाएगी। यह एक मदद और एक परीक्षा दोनों है। अगर वो उतनी ही तेजी से अवशोषित कर सकता है तो संत ग्रेड प्रतिभा अनलॉक हो जाएगी, जो सबसे मजबूत के मार्ग पर ले जाएगी। अगर वे साथ नहीं दे सकते तो उन्हें असहनीय परिणामों का सामना करना पड़ेगा। यह एक पाइप की तरह है, जो अगर पानी के फ्लो को संभाल नहीं सकता है, एज अ रिजल्ट वो ब्लास्ट हो जाएगा। डीन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अगर ऐसा हुआ तो यह प्रतिभाशाली व्यक्ति मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो सकता है। क्लास 1 पास करना तो दूर, वे 8वीं क्लास तक भी नहीं पहुंच पाएंगे और पूरी तरह से अपंग हो सकते हैं। क्लास 1 से आगे निकलने का मौका तो है, लेकिन 8वीं क्लास से नीचे गिरने का भी जोखिम है। यह तो बहुत बड़ा अंतर है। सभी लोग हैरान थे। उन्होंने सोचा था कि कोई महाप्रतिभा उभर कर सामने आई है, लेकिन अब यह सब एक जुआ जैसा लग रहा था। भाग्य और दुर्भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कभी कभी एक बेहतरीन शुरुआत जरूरी नहीं कि अच्छी ही हो। देखो, स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा जिस गति से नीचे उतर रही है, वह बढ़ती जा रही है। आशा करते हैं कि वे सफल होंगे। यह देखकर कि सभी लोग समझ गए हैं, डीन ने और कुछ नहीं कहा। उसने मंच के नीचे खड़े लोगों की ओर देखा। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। वाइस प्रिंसिपल केशव और अन्य लोग भी चुप हो गए और ध्यान से देखने लगे कि आखिर वह कौन सा प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो इतना हंगामा मचा रहा है। चर्चाओं और तथाकथित स्वर्ग के 9 ड्रैगन से अनजान विपिन निराश महसूस कर रहा था, क्योंकि वह ओरिजिन कोर नहीं ढूंढ सका था और खेती नहीं कर सका था। इतना बड़ा अवसर हाथ से निकल रहा था और कौन जानता था कि उसे स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को मुफ्त में अवशोषित करने का एक और मौका कब मिलेगा। रहने भी दो। अपनी नकारात्मक भावनाओं को किनारे रखते हुए विपिन ने स्वर्ग की लाइब्रेरी को नियंत्रित किया, ताकि उतरती ऊर्जा के अवशोषण में तेजी आए। उसके लिए जब तक वह अवसर को बर्बाद नहीं करता, तब तक सब ठीक था। जैसे जैसे उसने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को और अधिक अवशोषित किया, लाइब्रेरी में किताबें अधिक स्पष्ट होती गईं। विपिन ने देखा कि हवा में ऊर्जा अधिक समृद्ध और अवशोषित करने में आसान होती जा रही है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने स्वर्ग की लाइब्रेरी को नियंत्रित किया और उसे पागलपन से निगल लिया। बूम, 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 बूम।
बूम 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 बूम। सफेद धुंध को एक विशाल भेल ने पानी की तरह निगल लिया तथा वह एक विशेष पोषक तत्व में परिवर्तित हो गया, जिससे लाइब्रेरी की पुस्तकों का प्रत्येक पृष्ठ भर गया। 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, 3000 पॉइंट, 5000 पॉइंट। लाइब्रेरी तेजी से स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा निगल रही थी, जैसे कोई अथाह गड्ढा हो। ऊर्जा की तीव्र कमी को महसूस करते हुए डेस्टिनी डिस्क और 9 ड्रैगन स्तंभों ने फिर से गति पकड़ी। डेस्टिनी डिस्क विशेष रूप से धधकती लाल हो गई, मानो वह जल रही हो। धमाका! जमीन के कंपन और आसमान में गड़गड़ाहट तेज होती गई। बिल्कुल नहीं! काल का चेहरा अचानक बदल गया। उसे अब अपंजीकृत व्यक्ति को खोजने की परवाह नहीं थी और उसने जल्दी से ऊपर देखा। उसने देखा कि डेस्टिनी डिस्क आकाश में घूम रही थी, जो अब और तेजी से ऊर्जा की कमी को झेलने में असमर्थ थी। एक क्रैक के साथ बीच में एक स्पष्ट फ्रैक्चर दिखाई दिया। क्रैक्स फैलती गईं और शुद्ध ऊर्जा के छोटे छोटे समूहों में बदल गईं तथा सभी दिशाओं में बिखर गईं। डेस्टिनी डिस्क, जिसका उपयोग व्हाइट रॉक एकेडमी में ओरिजिन पूल असेसमेंट के लिए अनगिनत बार किया गया था, टूट गई थी। जैसे ही डेस्टिनी डिस्क टूट गई, 9 ड्रैगन स्तंभ अब और टिक नहीं पाया। जोरदार दरार और विस्फोट के साथ वो नीचे की ओर ढह गया, जिससे तीखा धमाका हुआ। इसके बाद खून के खांसने की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। चाहे वह मंच पर मौजूद प्रतिभागी हों या नीचे ऊर्जा को अवशोषित करने वाले छात्र, सभी पीले पड़ गए। उनके मुंह के कोनों से खून टपक रहा था। यह रस्सी खींचने वाली गेम की तरह था, जहां दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे और अचानक रस्सी टूट गई। ये सौभाग्य की बात थी कि वे गंभीर रूप से घायल नहीं हुए। क्या हुआ? डेस्टिनी डिस्क क्यों फट गई? ऐसा लगता है कि 9 ड्रैगन स्तंभ भी टूट गए। ध्यान कर रहे छात्रों ने अपनी आंखें खोली और उलझन में चारों ओर देखा। वे केवल अपने ओरिजिन कोर को परिष्कृत करने के लिए स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे, लेकिन अब सब कुछ तबाह हो गया था। यह एक पार्टी में खाना खाने जाने जैसा था, और खाना खाने से पहले मालूम पड़ता है कि खाना खत्म हो गया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की कितनी किस्में परिष्कृत की? किसी ने शुरुआती झटके के बाद पास के एक मित्र से पूछा। मैं एक भी एनर्जी पॉइंट को रिफाइन नहीं कर पाया। इससे पहले कि मैं कर पाता, डेस्टिनी डिस्क टूट गई। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं अभी रिफाइन करना शुरू ही कर रहा था कि प्रतिक्रिया हुई। समय बहुत कम था। भले ही स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा ओरिजिन एनर्जी जितनी हिंसक नहीं है, फिर भी एनर्जी पॉइंट को रिफाइन करने में कम से कम 15 मिनट लगते हैं। चर्चाएं तेजी से फैल गईं। ये बातचीत सुनकर डीन काल खुद को और रोक नहीं पाए। वे मंच पर चले गए और चारों ओर देखने लगे। आप में से किसने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की एक एनर्जी पॉइंट को रिफाइन किया? मंच पर तुरंत सन्नाटा छा गया। एक एनर्जी पॉइंट को रिफाइन करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। जब तक कोई जीनियस ना हो, कौन यह दावा कर सकता है कि उसने यह किया है? सभी ने शर्म से सिर झुका लिया। सोनाक्षी,
तुमने कितने एनर्जी पॉइंट को रिफाइन किया? डीन काल ने पूछा। उसकी नजर पास ही में खड़ी खूबसूरत युवती पर पड़ी। मलिक परिवार की सबसे बड़ी बेटी और अपने टैलेंट के लिए जानी जाती थी। यहां तक कि अलग थलग रहने वाले डीन काल ने भी उसके बारे में सुना था। मैं बस एक एनर्जी पॉइंट को रिफाइन करने ही वाली थी कि डेस्टिनी डिस्क फट गई, जेरेनिया, और फिर वह चला गया। सोनाक्षी ने थोड़ा शर्मिंदा होकर समझाया। हाँ हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। राशि उछल पड़ी। उसकी घंटियां झनझना उठी और उसने निराशा में अपने गाल फुला लिए। यह ऐसा था जैसे उसके होंठों पर समोसा का स्वादिष्ट टुकड़ा हो, लेकिन उसे छीन लिया जाए। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती, उतना ही वह परेशान होती। आप सभी ने भी ऐसा ही अनुभव किया? डीन ने अन्य छात्रों से पूछा, जिसके उत्तर भी समान थे। मिताली और राशि दोनों ने गहरी सांस ली और मंच के नीचे भीड़ की ओर देखने लगे। इतने सारे प्रतिभाशाली लोग एक साथ इकट्ठे हुए, फिर भी कोई भी सफल नहीं हुआ, जबकि उसने एक ही बार में हजारों एनर्जी पॉइंट अवशोषित कर ली। असमानता बहुत बड़ी थी। मुख्य मुद्दा केवल अवशोषण की गति नहीं था, बल्कि दूसरों द्वारा रिफाइन की जा रही एनर्जी को छीनने की क्षमता भी थी। यह विश्वास से परे था। क्या यह संत ग्रेड प्रतिभा का भयानक साइड हो सकता है? वास्तव में यह सौभाग्य की बात है कि वे सफल नहीं हुए। काल ने सिर हिलाया। यह वास्तव में एक आशीर्वाद था। आप में से किसने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अपने ओरिजिन कोर में अवशोषित किया है और इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत किया है? यहां तक कि सिर्फ एक एनर्जी पॉइंट भी? काल ने नीचे की भीड़ को देखा। उनके हाव भाव के माध्यम से छिपी प्रतिभा को खोजने की कोशिश की, लेकिन उसने केवल भ्रमित चेहरे और हिलते हुए सिर देखे। यह एक शानदार अवसर है, बस इसे स्वीकार करें और मैं आपको अपना डायरेक्ट स्टूडेंट बनाऊंगा। आपको व्हाइट रॉक अकादमी द्वारा प्रदान किए जाने वाले सबसे बेस्ट टेक्निक, एनर्जी और गाइडेंस प्रदान करूंगा। काल ने उन्हें आश्वस्त करने के लिए अपना हाथ हिलाते हुए वादा किया। डीन के डायरेक्ट स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट किया जाना, यह एक बहुत बड़ा सम्मान है। यह व्हाइट रॉक सिटी में सबसे मजबूत पावर होने जैसा है। यह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। चारों ओर हंगामा मच गया। ये खबर सुनकर हर कोई उत्साहित था। हर कोई भाग्यशाली व्यक्ति बनना चाहता था जिसने ऊर्जा को परिष्कृत किया, लेकिन वास्तव में कोई भी सफल नहीं हुआ था। डीन ने 10 साल से ज्यादा समय से कोई छात्र नहीं लिया है। मेरे पिता ने एक बार उनसे मुझे अपना शिष्य बनाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ऋषिकेश ने जलन से कहा, मुझे वाकई आश्चर्य है कि यह व्यक्ति कौन है जिसे इतना बढ़िया अवसर मिला है। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को ओरिजिन कोर में समाहित करना और इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करना वास्तव में सराहनीय है। काश यह मैं होता। विपिन खुद को जलन महसूस करने से नहीं रोक सका। बिना किसी लेवल के टेक्निक के वह लेवल अप नहीं कर सकता था और केवल स्वर्ग की लाइब्रेरी पर ही डिपेंड कर सकता था, ताकि स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करके कुछ पुरानी किताबों को प्रकाशित कर सके। सभी की प्रतिक्रियाओं को देखकर काल और वाइस प्रिंसिपल केशव असमंजस में थे। तार्किक रूप से इतने महान वादे के साथ कोई भी छात्र संकोच नहीं करेगा। फिर भी कोई भी आगे नहीं आया और हर कोई वास्तव में भ्रमित दिख रहा था, बिल्कुल भी दिखावा नहीं कर रहा था।
क्या आप में से किसी ने वास्तव में कोई एनर्जी पॉइंट रिफाइन नहीं की? हार मानने को तैयार नहीं? कालराज ने फिर से पूछा, लेकिन उसे केवल चुप्पी मिली। डीन काल, क्या हुआ? डेस्टिनी डिस्क और 9 ड्रैगन स्तंभ क्यों टूट गए? ओरिजिन पूल असेसमेंट क्यों बंद हो गया? मिताली ने आवाज लगाई। हाँ डीन, क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हुआ? क्या हम भविष्य में भी असेसमेंट दे पाएंगे? बुढ़ापे के कारण डेस्टिनी डिस्क खराब हो गई। चिंता न करें, हम इसे ठीक करने के लिए कल एक और मूल्यांकन करेंगे। एक पल सोचने के बाद काल ने समझाया, सच कहूं तो वह अभी भी अनिश्चित था कि क्या पहले वाला दृश्य वास्तव में स्वर्ग का 9 ड्रैगन था और क्या संत ग्रेड प्रतिभा वाला कोई जीनियस था। जब तक वह व्यक्ति की पहचान नहीं कर लेता, वह निश्चित नहीं हो सकता था। हाँ, यह सुनकर कि मेकअप असेसमेंट होगा, सभी को राहत मिली। हालांकि वे इस बार सफल नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने अनुभव प्राप्त किया था और उन्हें विश्वास था कि वे अगली बार हाई ग्रेड प्राप्त करने का लक्ष्य रख सकते हैं। विपिन की आंखें भी चमक उठी। उसने सोचा था कि यह मुफ्त में ऊर्जा को अवशोषित करने का उसका एकमात्र मौका था, लेकिन कल एक और अवसर के साथ वह लाइब्रेरी को और अधिक अवशोषित करने और खुद को और मजबूत करने दे सकता था। साथ ही वह आज एक लेवल की टेक्निक बना सकता था और देख सकता था कि क्या उसके जैसा कोई बाहरी व्यक्ति ओरिजिन कोर सकता है। अगर उसकी प्रतिभा अच्छी निकली और डीन ने उसे एक डायरेक्ट स्टूडेंट के रूप में लिया, तो उसका भविष्य का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। एक पल के लिए विपिन प्रत्याशा से भर गया। बिना किसी अपवाद के सभी के चेहरों पर उत्साह देखकर वाइस प्रिंसिपल केशव ने अपनी आवाज कम की और कहा, डीन, ऐसा लगता है कि यह प्रतिभाशाली व्यक्ति काफी लो प्रोफाइल है और इसे स्वीकार नहीं करना चाहता है। हाँ, कालराज ने आह भरी, वास्तव में बहुत लो प्रोफाइल है। संत ग्रेड प्रतिभा यदि दुनिया में टॉप क्लास नहीं है, तो निश्चित रूप से हाई क्लास है। किसी और में अगर ऐसा टैलेंट होता तो वो अब तक उन्हें दिखा चुका होता, लेकिन यह सुपर जीनियस व्यक्ति पूरी तरह से शांत रहा। उसके एक्सप्रेशन बाकी सभी की तरह ही थी। इस स्तर पर लो प्रोफाइल रहने की इच्छा सराहनीय थी, लेकिन बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल रखना जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को ढूंढकर उन्हें विशेष ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। कुछ देर तक असफल खोज के बाद वाइस प्रिंसिपल केशव ने कहा, डीन, इस व्यक्ति का चरित्र बहुत अच्छा है और वह बहुत विनम्र है। अगर हम उन्हें आज नहीं ढूंढ पाए और वे कल वापस नहीं आए, तो एकेडमी एक सच्चे सुपर जीनियस को खो देगी। हाँ, यही तो मुझे परेशान कर रही है केशव, यही तो मुझे परेशान कर रही है। कालराज ने सिर हिलाया। उनकी अविश्वसनीय प्रतिभा के बावजूद किसी भी शिक्षक ने कभी उनके बारे में नहीं सुना था और उन्हें शीर्ष 3000 नामों में भी नहीं चुना गया था। ऐसा करने के लिए किसी को कितनी दूर तक लाइमलाइट से दूर रहना होगा। इस तरह के विनम्र रवैये की कालराज भी प्रशंसा करते थे। डीन, मेरे पास एक विचार है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कहना उचित होगा या नहीं, एल्डर राजू ने बीच में कहा। कहो राजू, कहो, तुमको क्या चीज परेशान कर रही है? एल्डर राजू ने सुझाव दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह प्रतिभाशाली व्यक्ति पहले 9 ड्रैगन पिलर फॉर्मेशन के अंदर था या बाहर। जब तक कि वे हमारे पिछले छात्रों में से नहीं थे,
हम सभी को ओरिजिन कोर माउंटेन से होकर गुजरने के लिए कह सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वे कौन हैं। कमाल है, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? वाइस प्रिंसिपल केशव की आंखें चमक उठी। ओरिजिन पूल माउंटेन ओरिजिन कोर की स्थिरता का परीक्षण कर सकता है। चूंकि यह व्यक्ति स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के हजारों धागों को अवशोषित कर सकता है, इसलिए उनका ओरिजिन कोर अविश्वसनीय रूप से मजबूत होना चाहिए। एक बार जब वे इसमें कदम रखते हैं तो यह निश्चित रूप से एक रिएक्शन होगा। ओरिजिन कोर माउंटेन एक ऐसा उपकरण था जिसका इस्तेमाल एकेडमी में ओरिजिन कोर की स्थिरता का परीक्षण करने के लिए किया जाता था। जब कोई ओरिजिन योद्धा इसमें कदम रखता था तो यह अलग अलग रंगों में चमकीली रोशनी उत्सर्जित करता था जो स्थिरता के विभिन्न स्तरों को दर्शाता था। सामान्यतः इसमें लाल, पीली या हरी बत्ती दिखाई देती थी। लाल रंग स्थिर ओरिजिन कोर को दर्शाता है, पीला रंग अर्ध स्थिर को और हरा रंग सबसे कमजोर को दर्शाता है। अगर कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है तो इसका मतलब है कि ओरिजिन कोर को खोला नहीं गया है। चलो ऐसा करते हैं, देखते हैं अब वे कैसे लो प्रोफाइल रखता है। कालराज खिलखिलाकर हंसा। मैं घोषणा कर दूंगा। डीन की स्वीकृति के साथ वाइस प्रिंसिपल केशव ने संकोच नहीं किया। उसने चारों ओर देखा और उसकी ऊंची आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। स्टूडेंट्स, एकेडमी ने ओरिजिन कोर माउंटेन में एक असेसमेंट जोड़ने का फैसला किया है। आप में से प्रत्येक को परीक्षा देनी होगी, इसलिए कृपया शिक्षकों के मार्गदर्शन का पालन करें और घबराएं नहीं। ओरिजिन कोर माउंटेन, क्या हम आम तौर पर स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अब्सॉर्ब करने और अपने ओरिजिन कोर को स्टेबल करने के बाद यह टेस्ट नहीं करते हैं? हम इसे अभी क्यों कर रहे हैं? आम तौर पर यह मूल्यांकन स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अब्सॉर्ब करने के बाद ओरिजिन कोर को स्टेबल करने के लिए किया जाता था। यह एग्जाम पोर्शन कंप्लीट करने से पहले ही परीक्षा शुरू करने जैसा महसूस हुआ। हर कोई हैरान था, जिसमें सोनाक्षी भी शामिल थी, जो अब राशि, ऋषिकेश, विपिन और अन्य लोगों के साथ थी। वे सभी एक दूसरे को देख रहे थे, ये नहीं जानते थे कि अकादमी क्या योजना बना रही थी। मैंने किसी को यह कहते हुए सुना कि एक महाप्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट हुआ है। ओरिजिन कोर माउंटेन से होकर गुजरना शायद उस व्यक्ति को पहचानने का उनका तरीका हो सकता है। ऋषिकेश, जो इस बारे में अच्छी तरह से जानता था, ने बताया। एक सुपर जीनियस? सोनाक्षी की भौहें ढीली पड़ गईं। ये समझ में आता है। कोई आश्चर्य नहीं कि डीन ने कहा कि वो उसे डायरेक्ट स्टूडेंट लेगा। ये इसी व्यक्ति के लिए होना चाहिए। काश मैं डीन द्वारा देखी गई प्रतिभा बन पाती। राशि ने सिर हिलाया। उसकी आंखें लालसा से भरी हुई थीं। फिर उसने दूल्हे को पास में देखा। विपिन, तुम भी यहाँ मंच के पास क्यों हो? क्या तुम भी साधना करना चाहते हो? मैं मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई तकनीक नहीं है। विपिन ने शर्मिंदा महसूस करते हुए जवाब दिया। एक मास्टर टीचर के रूप में, जिन्हें हमेशा एक जीनियस माना जाता था, अब वे अपने ओरिजिन कोर का पता भी नहीं लगा पा रहे थे। यह काफी अपमानजनक था। क्या तुमने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं की? राशि को आखिरकार एहसास हुआ कि क्या हो रहा था और उसने सोनाक्षी की ओर रुख किया। सोनाक्षी, तुम बहुत कंजूस हो रही हो। जैसा कि मैंने पहले कहा था, बस उसे मुझे दे दो और मैं उसे सिखा दूंगी। कोई जरूरत नहीं, वह मेरा नौकर है और मैं इसे खुद संभाल लूंगी। सोनाक्षी ने सिर हिलाया और एक किताब निकाली और उसे सौंप दिया। यह हमारे मलिक परिवार की टेक्निक्स मैनुअल है। विपिन उलझन में देख रहा था। हालांकि वह वास्तव में लेवल की टेक्निक्स चाहता था, लेकिन पैसा भी बहुत महत्वपूर्ण था। यह देखकर कि वह अभी भी पैसे पर अटका हुआ था, सोनाक्षी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आपको एक चुनना होगा, लेवल की टेक्निक्स या ओरिजिन सिक्के।
मिस, क्या मैं डिसीजन लेने से पहले टेक्निक मैनुअल पर एक नजर डाल सकता हूं? चिंता ना करें, मैं किताब नहीं खोलूंगा। एक क्षण झिझकने के बाद विपिन ने पूछा, ठीक है। सोनाक्षी को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह वैसे भी उसे किताब देने का इरादा रखती थी। झांग जुआन ने किताब ले ली और जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर पड़ी, उसने मन ही मन पुकारा, कमियां। बूम! स्वर्ग की लाइब्रेरी में रोशनी और अंधेरे के बीच बारी बारी से बदलाव हुआ। कमियां को पहचानने की क्षमता सक्रिय हो गई और स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा से प्रभावित किताब ने सतह पर अपना पाठ बदल दिया, जिससे किताब पर 5 बड़े अक्षर प्रकट हुए, बहता ओरिजिन कोर मेथड। ये कमियां बताने के बजाय किताब को रिप्लेस कर रहा है। विपिन को अचानक समझ आ गया। पहले स्वर्ग की लाइब्रेरी जिस भी किताब को छूती थी, उसकी एक हूबहू कॉपी बना लेती थी और उसमें मौजूद कमियों को चिह्नित कर देती थी। अब उसे रिप्लेस करने के लिए स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा से भरी किताब की जरूरत थी। ऐसा प्रतीत होता था कि पुस्तकालय सक्रिय तो था, परंतु अभी भी बहुत कमजोर था। इस पर अधिक विचार किए बिना विपिन की आंखों में अनिच्छा दिखी, लेकिन अंततः उसने अपना सिर हिलाया और मैनुअल वापस दे दिया। मिस, मैंने इस पर विचार किया है। मैं इसके बदले 100 ओरिजिन सिक्के लूंगा। एक बार जब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक ओरिजिन योद्धा बन सकते हैं, तो 100 ओरिजिन सिक्के कमाना आसान हो जाएगा। राशि मदद नहीं कर सका, लेकिन कह दिया, मैंने अपना निर्णय ले लिया है। विपिन ने अपने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अगर तुमने यह अवसर खो दिया, तो मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगी। सोनाक्षी की आंखें ठंडी थीं। समझ गया, विपिन ने सिर हिलाया। हम्फ। अधिक कुछ न कहते हुए सोनाक्षी ने 100 ओरिजिन सिक्के निकाले और उन्हें फेंक दिया। उसने सोचा था कि वह प्रेरित है और सीखने के लिए उत्सुक है, लेकिन बाद में पता चला कि वह सिर्फ पैसे का लालची था। उसके बारे में उसकी शुरुआती अच्छी धारणा तुरंत गायब हो गई। बुक का कॉपी पहले ही स्वर्ग की लाइब्रेरी द्वारा बना ली गई थी, इसलिए इसे फिर से मांगना व्यर्थ था। पैसे ज्यादा व्यावहारिक थे। वास्तव में उसका चुनाव सबसे समझदारी भरा है। अपनी बहन और सोनाक्षी के चेहरों पर उलझन देखकर ऋषिकेश ने समझाया, विपिन 20 साल से अधिक उम्र का है, उसकी मेरिडियन सेट हैं और भले ही वह अपना ओरिजिन कोर ओपन कर ले, कौन जानता है कि इसे विकसित करने में कितना समय लगेगा। साथ ही आवश्यक संसाधन उसकी स्थिति को देखते हुए कौन जानता है कि उन्हें इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा। किसी अनिश्चित चीज पर दाम लगाने के बजाय उसे तुरंत जो चाहिए उसे लेना बेहतर है। ये बात तो सही है, राशि को एहसास हुआ। सोनाक्षी ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन कुछ नहीं कहा। यह तर्क सचमुच सही था। बड़ी उम्र में संभावना बहुत कम होती है। क्या वह अपने जीवन काल में अपने ओरिजिन कोर को विकसित कर पाएगा, यह अनिश्चित था। हालांकि उनमें मोटिवेशन की कमी थी, लेकिन कम से कम उनमें आत्म जागरूकता थी। चलो ओरिजिन कोर माउंटेन पर चलते हैं और देखते हैं कि वह प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसमें डीन की इतनी रुचि है, वास्तव में कौन है। इस पर और अधिक विचार न करते हुए सोनाक्षी आगे चलने लगी।